गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियोस में जो हमने चर्चा की थी वो भारत की भूआकृति विज्ञान से संबंधित चल रही। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, अध्याय 2 जो चल रहा था, वो भारत की संरचना और भूआकृति से संबंधित चल रहा था। भारत की संरचना और भूआकृति से संबंधित चल रहा था। देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमने भारत के भूवैज्ञानिक खंडों की चर्चा की थी। पहले जो वीडियोस हमारे आ चुके उसके अंदर हमने भारत के भूवैज्ञानिक खंडों की चर्चा की थी, और लास्ट जो हमारा वीडियो रहा था उसमें हमने भारत के एक भौतिक खंड की चर्चा की। आपको बहुत अच्छे से पता है, भारत को भूआकृति के आधार पर 6 भौतिक खंडों में बांटा गया था, और उसमें से एक भौतिक खंड की हमने चर्चा की थी, हिमालय पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है उसकी हमने डिटेल से चर्चा की थी कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहाँ कहाँ फैला हुआ है। और उसी वीडियो के अंदर हमने आपको हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में बताया था, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, विस्तार कितना है, कैसे फैला हुआ है। और उसके आगे का जो वीडियो था उसमें हमने आपको हिमालय पर्वतीय प्रदेश का विभाजन भी बताया था कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा आगे जाकर। आज का जो वीडियो है हमारा बच्चों, वो भारत के दूसरे भौतिक खंड से संबंधित है, और जो दूसरा भौतिक खंड है उसको हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान ये भारत का एक भौतिक खंड है। देखो बच्चों, उत्तर का जो विशाल मैदानी भाग है ये कैसे बना, किस प्रकार बना, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है, भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जिसकी हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि भारत का सबसे जो उत्तरी भाग है वो पर्वतीय प्रदेश के रूप में। यदि हम थोड़ा मैप से समझना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से हिमालय पर्वतीय प्रदेश और मैदान का संबंध देखने को मिलता है। लास्ट वीडियो में बच्चों में चर्चा की थी कि ये भारत का जो उत्तरी भाग है इसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी पर्वतीय श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भारत का जो सबसे उत्तरी प्रदेश है, उत्तरी जो भाग है, पर्वतीय प्रदेश है, ऊंचाई पर ऊंचा भाग, और उत्तर भारत की जो अधिकांश नदियां निकलती हैं वो इसी पर्वतीय प्रदेश से निकलती हैं। 2 स्रोत हैं पानी निकलने के। एक तो क्या है कि यहाँ पे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है उन पे बर्फ मिलती है और बर्फ के पिघलने से नदियां निकलती हैं। दूसरा, इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में जितनी भी बरसात होती है वो ढाल के कारण दक्षिण भाग की ओर एक धारा के रूप में बहकर आती है, और उससे किसका निर्माण होता है, नदियों का निर्माण होता है। तो इस उत्तरी भाग का जो ढाल है वो कहां की ओर है, दक्षिण की ओर है, और दक्षिण पूर्व की ओर। ऐसी कंडीशन में इसका ढाल देखने को मिलता है। पहले वाला जो भौतिक प्रदेश था हिमालय पर्वतीय प्रदेश, और यहाँ से जो लगातार नदियां बहकर आती हैं उन नदियों के लगातार बहकर आने के कारण इसके साथ साथ में, नदियों के साथ साथ में बहुत सारी चट्टानें आती हैं, शिलाखंड आते हैं, और बाद में टूटते टूटते, क्योंकि पानी बहने के साथ साथ में, पानी तो बहता है, उसके साथ साथ में जब शिलाखंड और चट्टानें बहती है तो उनका आकार छोटा होता जाता है, और आकार
छोटा होने के साथ साथ में उनकी यदि हम देखें स्थिति बदलती जाती है। तो इस प्रकार से आकार के छोटा होने के कारण जो नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया जो कचरा था वो एक जगह जमता जाता है। तो नदियों के द्वारा लाया गया कचरा जब एक जगह जमता है तो नदियों के द्वारा लाए गए ऐसे कचरे को अवसाद कहा गया है। और इस प्रकार से लगातार अवसाद क्या करते हैं, यहां से नदियों के साथ में बहकर आते हैं और इस वाले भाग में आकर अवसाद क्या हो गए हैं, जम गए हैं। क्योंकि इस नीचे वाले भाग में क्या है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये भाग जो है किसके रूप में शामिल किया गया है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के रूप में। अधिकांश जो भाग कैसा है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के रूप में है। तो ये बीच वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये पार्टीशन जो आप देख रहे हैं बीच वाला भाग, दक्षिण में तो कौन सा हो गया, प्रायद्वीपीय पठारी भाग हो गया। उत्तर में कौन सा हो गया, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो गया। इन दोनों के बीच में अब ये दोनों जो भाग ऊंचे हैं और ये बीच वाला भाग दोनों के बीच में कैसा रह गया, नीचा रह गया। तो यहां से जितना भी कचरा बहाकर लाया गया था वो कचरा धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता गया, जमता गया। ये कचरा जम गया और धीरे धीरे इस प्रकार से कचरे के जमने से यहाँ पे एक समतल मैदानी भाग का निर्माण हुआ और उस समतल मैदानी भाग को ही किसके नाम से जानते हैं हम, उत्तर के विशाल मैदानी भाग के नाम से जाना जाता है। तो ये बीच वाला जो भाग है, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से इसके अंदर, ये पूरा उत्तर के विशाल मैदान का प्रतिनिधित्व करता है। और भारत के मध्यवर्ती भाग में फैला हुआ होने के कारण इसे मध्यवर्ती मैदानी भाग भी कहते हैं। अब ये तो इसका निर्माण हो गया कि उत्तर के विशाल मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ। अब हम आगे चलते हैं, कहां-कहां फैला हुआ मिलता है, फैलाव कहां-कहां मिलता है। तो पहली चर्चा की हमने किसकी, उत्तर के विशाल मैदानी भाग के निर्माण, और दूसरी चर्चा करेंगे इसका फैलाव कहां-कहां पर, विस्तार कहां-कहां पर देखने को मिलता है, उत्तर का जो विशाल मैदान है वो कहां-कहां फैला है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, भारत के मध्यवर्ती मैदानी भाग में अधिकांश जो राज्य शामिल किए जाते हैं उन अधिकांश राज्यों में इस उत्तर के विशाल मैदानी भाग का फैलाव पाया जाता है। कौन कौन से हैं, तो यहीं से चालू कर देते हैं। हमारे राजस्थान का अधिकांश पूर्वी भाग इसी में शामिल किया जाता है, गुजरात का उत्तरी पूर्वी भाग इसी के अंदर शामिल किया जाता है, पंजाब और हरियाणा को इसी में आते हैं, उत्तर प्रदेश इसी में शामिल किया जाता है, बिहार इसी में शामिल किया जाता है, बंगाल का अधिकांश भाग इसी में शामिल किया जाता है और असम का मैदानी भाग। ये सारे ऐसे राज्य हैं जो भारत के मैदानी भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये जो मैदानी भाग है इसका निर्माण किसी एक नदी से नहीं हुआ, अलग अलग नदियों से हुआ है। तो अलग अलग नदियों से होने का कहीं पे इसको गंगा यमुना का मैदान कहा जाता है, कहीं पर इसको सतलज सिंधु का मैदान कहा जाता है, कहीं पर इसे घग्गर का मैदान कहा जाता है, कहीं पर इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। तो जिन जिन क्षेत्रों में जिस जिस नदी के द्वारा मैदानी भाग का निर्माण हुआ है उसी के आधार पर इस मैदानी भाग को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। भारत के मध्यवर्ती मैदानी भाग में ये सारे जो राज्य आते हैं इनके अंदर जो दशाएं पाई जाती हैं, भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, संरचना संबंधी जो दशा देखने को मिलती है, भूआकृति संबंधी जो दशा देखने को मिलती है वो समान नहीं मिलती। तो प्रादेशिक आधार पर इसमें भी क्या पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। और बच्चों इसमें प्रादेशिक आधार पर जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उसी को ध्यान में रखकर भारत के इस मैदानी भाग को आगे जाके 5 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया, 5 भागों। तो कौन कौन से चर्चा करते हैं, तो हम चर्चा करते हैं मैदान का विभाजन। उत्तर का जो विशाल मैदानी भाग है उसको कितने भागों में बांटा गया, मैदान का विभाजन। तो ध्यान दीजिए कौन कौन से भाग हैं हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आगे तो आ जाएगा भाबर प्रदेश। कौन सा जाएगा, भाबर प्रदेश। उसके बाद में आएगा कौन सा, तराई प्रदेश, तराई। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, जलोढ़ का मैदान, जलोढ़ का मैदान। और ये जलोढ़ का मैदानी भाग है बच्चों, इसको फिर आगे जाकर 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो किसके रूप में, खादर प्रदेश के रूप में, और दूसरा किसके रूप में आ गया, बांगर प्रदेश के रूप में, बांगर।
तो दो भाग इसके हो गए और एक कौन सा आ गया, डेल्टाई क्षेत्र आ गया, डेल्टाई भाग। तो ये देखो बच्चों, अलग अलग प्राकृतिक दशाओं के आधार पर, भौगोलिक दशाओं के आधार पर हमारे भारत के मैदानी भाग को अलग अलग भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? भाबर प्रदेश के रूप में, तराई प्रदेश के रूप में, जलोढ़ का मैदान, उसको दो भागों में बांट दिया। कौन कौन सा? एक खादर प्रदेश, दूसरा कौन सा आ गया, बांगड़ प्रदेश, और लास्ट में जाके एक और सा विभाजन किया गया नदियों के द्वारा, डेल्टाई भाग। तो ये अलग अलग भाग है जो भारत के मैदानी जो भाग है, उत्तर का जो विशाल मैदानी भाग है, उसके विभिन्न भागों के रूप में देखने को मिलते हैं। अब इन सब की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो चलते हैं कहां पर, भाबर प्रदेश। हमें चर्चा करनी है भाबर प्रदेश की। भाबर प्रदेश किसे कहते हैं? भाबर प्रदेश कहां पाया जाता है? देखिए भाबर प्रदेश, अभी भाबर प्रदेश क्या होता है इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। भाबर प्रदेश किसे कहते हैं? देखो हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये पूरा जो भाग देख रहे हैं ये शिवालिक श्रेणी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? शिवालिक श्रेणी के रूप में। तो हिमालय का जो भारत में सबसे दक्षिणतम भाग, सबसे दक्षिणी जो भारत में हिमालय की जो लेयर या परत मिलती है, या सबसे दक्षिण जो वलन मिलता है, उसको शिवालिक श्रेणी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? शिवालिक श्रेणी के रूप में। और शिवालिक श्रेणी के नीचे बिल्कुल जस्ट इसके सहारे हम ऐसा कहें कि गिरिपथीय प्रदेश, शिवालिक श्रेणी का जो पर्वतीय भाग है उसके बिल्कुल जड़ों वाला जो भाग है, पर्वत की जड़ों वाला जो भाग होता है, पर्वत का जो निम्नवर्ती भाग होता है, उसको गिरिपथ प्रदेश कहा जाता है। तो शिवालिक श्रेणी के नीचे वाले भाग में जो प्रदेश पाया जाता है, ये पूरा का पूरा प्रदेश, ये सारा जो प्रदेश है इसको हम कहते हैं भाबर प्रदेश। क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश। शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग में फैले हुए पर्वतीय क्षेत्र के गिरिपथीय भाग में मिलने वाला जो मैदानी भाग का खंड है, उसको भाबर प्रदेश कहा जाता है। अब भाबर प्रदेश क्यों कहा जाता है इसकी चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है नदियां आ रही हैं, नदियां बह रही हैं और अपने साथ में क्या ला रही है? सिलाकी में ला रही है, पत्थर ला रही है, कंकड़ ला रही है। तो जब ढाल समाप्त हो जाता है, गिरिपथीय जो भाग होते हैं उनमें ढाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और ढाल के समाप्त होने के कारण वहां पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर ऐसे क्या होते जाते हैं? जमते जाते हैं। तो कंकड़ पत्थरों का क्या होता है? जमाव। जैसे मान लीजिए कंकड़ पत्थर का एक ढेर यहाँ पे जम गया। अब जब कंकड़ पत्थर जम तो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सच्चे रहेंगे। भाई दो पत्थरों को जब आप रखोगे तो उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप तो रहने वाला है, निश्चित सी बात है। और जब बहुत सारे पत्थरों का ढेर हो जाएगा तो उन पत्थरों के बीच में बहुत सारे गैप होने वाले हैं। तो जब नदियां आती हैं और ऐसे पथरीले भाग, ऐसे कंकड़ों पत्थरों के ढेर से गुजरती हैं, तो उनके बीच में जो गैप रह जाता है, उस गैप के अंदर से जो खाली भूमि रह जाती है, या हम ऐसा कहें जो रिक्त स्थान रह जाता है पत्थरों के बीच में, उस रिक्त स्थान से होकर पानी कहां चल जाता है? अंदर चला जाता है। तो पानी क्या गया? पत्थरों के बीच में मिलने वाला जो गैप था उससे बहकर आगे निकल गया। और जब आगे निकलने की कोशिश करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? धरातल के ऊपर नदी का बहना बंद सा हो जाएगा। नदी तो बह रही है लेकिन धरातल के ऊपर नहीं बह रही, क्योंकि पर्वतीय भाग में जब नदी ने प्रवेश किया तो पर्वतों के बीच में जो पत्थरों के बीच में, शिलाखंडों के बीच में जो गैप था, नदी का पानी उस गैप से होकर गया। तो हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे नदी लुप्त सी हो गई, नदी गायब सी हो गई। लेकिन वास्तव में नदी न तो लुप्त होती है न गायब होती। नदी क्या होती है? पत्थरों के अंदर से बहने लग जाती है। तो ऐसा क्षेत्र, ऐसा पथरीला भाग जहां नदियां आंतरिक हो जाती हैं, नदियां धरातल के अंदर से बहने लग जाती हैं, पत्थरों की संरचना वाले भाग के अंदर से बहने लग जाती हैं, ऐसे पथरीले भाग को क्या कहा जाता है? भाबर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर प्रदेश कहा जाता है। और ऐसे भाबर प्रदेश का भाग शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग में लगभग 8 से लेकर 13 किलोमीटर की चौड़ाई में देखने को मिलता है, फैला हुआ मिलता है। दक्षिणी भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ देखने को मिलता है। अब ऐसा जो पथरीला भाग होता है
उस पथरीले भाग में क्या होता है, खेती करना संभव नहीं होता, क्योंकि न तो वहां पे जोत निकाली जा सकती है, न वहां पे कृषि की जाती है। कृषि के लिए क्या करना पड़ेगा, खेत की जुताई करनी पड़ेगी। कृषि के जो यंत्र है, ट्रैक्टर वगैरह, वो वहां पे ढंग से चल नहीं सकते। तो ऐसे जो भाबर प्रदेश वाले भाग होते हैं वो कृषि के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होते। तो इसी कारण जो भाबर प्रदेश वाला भाग होता है वो क्या पड़ा रहता है, खाली पड़ा रहता है, उपजाऊपन के दृष्टिकोण से अनुपयुक्त होता है। तो बच्चों ऐसी स्थिति के कारण भाबर प्रदेश वाले क्षेत्र में किसी प्रकार की कृषि संभव होती नहीं, और पथरीला भूभाग है तो वहां पे जनसंख्या का रहना या मानव का निवास करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि मानव निवास की दशाएं कैसी होती है, प्रतिकूल होती है। तो क्या हो सकता है वहां पे, तो भाबर प्रदेश वाले जो भाग होते हैं ज्यादातर खाली पड़े रहते हैं। दूसरी चर्चा करने वाले हैं तराई प्रदेश की। तराई प्रदेश पहला आपने पढ़ा किसके बारे में, भाबर प्रदेश के बारे में। दूसरा प्रदेश कौन सा है, तराई प्रदेश। अब तराई प्रदेश क्या होता है, भाबर के बिल्कुल नीचे भाबर जो प्रदेश है उसके दक्षिण की ओर जो भाग फैला हुआ है उसको तराई प्रदेश कहते हैं। भाई भाबर प्रदेश वाला जो भाग है, चट्टानों के टुकड़े इकट्ठे हो गए थे, पत्थर कंकड़ इकट्ठे हो गए थे, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है पत्थरों का आकार, कंकड़ों का आकार क्या होता है, छोटा होता जाता है, और आगे जाके एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि बहुत छोटे पत्थर या बहुत छोटे कंकड़ों के रूप में, या फिर हम ऐसा कहें कि बजरी के रूप में बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में पहले भाबर प्रदेश में चट्टानों का आकार या पत्थरों का आकार बड़ा बड़ा था, उनके बीच में गैप था, तो पानी का गैप के बीच में था। लेकिन अब हम कहां गए, आकार छोटा हो गया और ढाल भी समाप्त हो गया, ढाल की मात्रा क्या होगी, कम पड़ गई। तो ऐसी स्थिति में जो पत्थरों के बीच का गैप था, कंकड़ों के बीच का गैप था, समाप्त हो गया। तो नदियां जो पहले धरातल के नीचे से बहती हुई प्रतीत हो रही थी, पत्थरों के नीचे से बह रही थी, उनके बीच में जो गैप था उससे बह रही थी, अब क्या होगा, वो धरातल पर पुनः आ जाएगी, क्योंकि गैप समाप्त हो गया, बीच का जो रिक्त स्थान था वो समाप्त हो गया। तो भाबर प्रदेश में जो लुप्त हुई थी नदियां, वो इस तराई प्रदेश में आकर पुनः क्या हो जाती है, धरातल पर आ जाती है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर नदियां पुनः उद्गमित हो जाती है, पुनः धरातल पर आ जाती है, पहले की तरह पुनः जल बहता हुआ दिखाई देने लगता है। भाबर प्रदेश के दक्षिण में फैले हुए ऐसे भाग को तराई प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तराई प्रदेश कहा जाता है। अब इस तराई प्रदेश में क्या होता है, क्योंकि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, बजरी टाइप इसमें होती है, और पानी धरातल पे आ जाए तो दलदली भाग बन जाता है। कैसे बन जाता है, दलदली भाग बन जाता है। तो कीचड़ की प्रधानता पाई जाती है, दलदल की प्रधानता पाई जाती है, दलदली भाग की प्रधानता पाई जाती है। तो ऐसे दलदली भाग की प्रधानता पाए जाने के कारण यहाँ भी कृषि की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती, मनुष्य का निवास यहाँ भी संभव नहीं, या बहुत कम मात्रा में जनसंख्या बसाव देखने को मिलता है। यहाँ पे मच्छर और मक्खियां बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उमस भरा वातावरण होता है, दलदली भाग होता है, कीचड़ होता है, तो यहाँ पर मच्छर और मक्खियों की प्रधानता पाई जाती है। और उसी के साथ साथ में यहाँ पे कांस और हाथी घास, ये दो वनस्पति के प्रारूप जो विशेष रूप से उगते हैं या ऐसे देखने को मिलते। तो वनस्पति के समुदाय के रूप में सिर्फ कांस और हाथी घास ही ऐसे हैं जो इस दलदली भाग के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो ये भारत के तराई प्रदेश की कहानी, इसकी कहानी है तराई प्रदेश। अब बच्चों आगे हम चलते हैं जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ का मैदान, तो देखिए जलोढ़ का जो मैदान था, सबसे पहली चीज कि जलोढ़ किसे कहते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि नदियों के द्वारा लाई गई नवीन मिट्टी को, नूतन मिट्टी को, काम मिट्टी को जलोढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलोढ़ का। तो नदियों के द्वारा जो मैदान, नदियों के द्वारा जो मिट्टी इकट्ठी कर दी गई है, जो मिट्टी ऊंचे पर्वतीय भागों में अपर्दन की प्रक्रिया से बनकर इस मैदानी भाग में आकर जमा हो जाती है, तो नदियों के द्वारा बनने वाले, नदियों के अवसादों के जमने से बनने वाले ऐसे मैदानी भागों को जलोढ़ के मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलोढ़ के मैदान। और इन जलोढ़ के मैदानी भागों को भी आगे जाके दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भाग। देखिए कौन कौन से भाग हैं। एक तो आएगा बच्चों खादर का मैदान, खादर, और दूसरा आएगा बांगर। क्या आएगा, बांगर। खादर और बांगर, ये दो भाग होते हैं। जलोढ़ के मैदान में कितने भाग होते हैं, दो भाग। कौन कौन से, खादर और दूसरा बांगर। अब हम पहले वाले की चर्चा करते हैं, खादर का मतलब। खादर का मतलब क्या होता है, देखिए बच्चों, एक ऐसा क्षेत्र जो अपने समीपवर्ती भूभाग की तुलना में नीचा होता है। वहां पर क्या होता है
प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है। हर साल बाढ़ आने के कारण नदियों के द्वारा हर साल पानी के साथ साथ में बहुत सारा कचरा लाया, और वो कचरा क्या होता है, पानी तो बहकर आगे चला जाता है और कचरा जम जाता है। तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष अवसाद या कचरा लाकर जमाया जाता है, ऐसे क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, खादर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर प्रदेश। तो बच्चों जब भी आपने सुना होगा भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, तो जैसे ही भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाम आए, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक चीज आनी चाहिए कि ऐसे क्षेत्र भारत के अधिकांश क्या होने वाले, खादर प्रदेश होने वाले। क्या होने वाले, खादर प्रदेश। तो कहां कहां खादर प्रदेश का विस्तार देखने को मिलेगा, देखिए यूपी के अधिकांश दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलेगा, बिहार में आपको देखने को मिलेगा, बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में और असम में। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो मुख्य रूप से खादर प्रदेश की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अब प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ पे अपार जनधन की हानि होती है, लेकिन यहाँ एक फायदा भी है। प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण नदियों के बहाव के साथ बाढ़ के साथ साथ में नई मृदा भी आती है। तो नई मृदा का जो क्षेत्र है उसी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर। और देखिए नई मृदा के ऐसे क्षेत्र को नूतन जलोढ़ का क्षेत्र भी कहते हैं, नवीन मृदा। भाई मृदा कैसे आ रही, नई आ रही, तो ऐसे नई मृदा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नूतन जलोढ़ का क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नूतन या नूतन जलोढ़ का क्षेत्र कहा जाता है। दूसरी हम चर्चा करेंगे बांगर प्रदेश कैसा होता है। बांगर प्रदेश खादर प्रदेश का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। भाई खादर प्रदेश कैसे होते हैं, जहां पर हर साल बाढ़ आती है, तो बांगर प्रदेश कैसे होंगे, जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती। खादर प्रदेश में हर साल नई मिट्टी आकर जमती, बांगर प्रदेश में मिट्टी जमेगी नहीं क्योंकि बाढ़ ही नहीं आती। खादर प्रदेश क्या होता है, अपने समीपवर्ती भूभाग की तुलना में नीचा होता है, लेकिन बांगर प्रदेश क्या होता है, अपने समीपवर्ती भूभाग की तुलना में ऊंचा होता है। तो बांगर प्रदेश का तात्पर्य बच्चों एक भारत के जलोढ़ मैदानी भाग में मिलने वाला एक ऐसा क्षेत्र जो अपने समीपवर्ती भाग की तुलना में ऊंचा होता है, जहां पे हर साल बाढ़ नहीं आती और नहीं हर साल नई मृदा का जमाव किया जाता। यानी पहले कभी बाढ़ आती थी, लेकिन लगातार मिट्टी के जमते रहने से वो भूभाग क्या हो गया, ऊंचा हो गया, अब उस पर बाढ़ नहीं। तो अब ऊंचा उपजाऊ तो है, लेकिन प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आ रही। तो ऐसा जो क्षेत्र बच्चों अधिकांश पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान का जो मैदानी भाग है वो, और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें शामिल किया जाता है, बांगर प्रदेश के रूप में शामिल किया। कौन कौन सा, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान का अधिकांश जो पूरी मैदानी भाग है वो, और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग। ये सारी का सारा जो पूरा बेल्ट है, पूरा एरिया है, ये बांगर प्रदेश के रूप में शामिल किया जाता है। यहाँ नदियां पहले बाढ़ लाती थी, लेकिन अब नहीं लाती, लेकिन उपजाऊ मृदा जमी हुई है, पुरानी मृदा जमी हुई है। पहले कभी न कभी तो नदियों के द्वारा मिट्टी जमाई गई थी ना, तो पुरानी मृदा का क्षेत्र होने के कारण ही बांगर प्रदेश को पुरातन जलोढ़ भी कहा जाता है, पुरातन जलोढ़ के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो खादर प्रदेश किसके नाम जाना जाता है, नूतन जलोढ़ के मैदान के नाम से, और बांगर प्रदेश किसके नाम जाना जाता है, पुरातन जलोढ़ के मैदान के नाम से। तो ये दो मैदानी भाग है, नूतन जलोढ़ का मैदानी भाग और दूसरा कौन सा हो गया, पुरातन जलोढ़ का मैदानी भाग। तो ये जलोढ़ का जो मैदानी भाग था उसको कितने भागों में बांट दिया गया था, 2 भागों में बांट दिया। अब अंत में देखो बच्चों एक और चीज आती है, डेल्टाई भाग। डेल्टाई भाग, अब ये जो डेल्टाई भाग है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारत के अंदर बहुत सारी नदियां बहती हैं, उत्तर भारत की नदियां विशेष रूप से, और नदियां जब बहती तो अपने साथ में अवसाद लाती हैं, और नदियों के बहने के दौरान जब कभी नदियों के किनारे या नदियों के बीच में कोई अवरोध आ जाता है, या नदियों की जो सर्पिलाकार गति होती है उसका कचरा जमने लग जाता है, तो नदियों के किनारे या मध्यवर्ती भाग में जो नवीन मृदा का जमाव बन जाता है उसी को किसके नाम जानते हैं, डेल्टा के नाम से। किसके नाम जानते हैं, डेल्टा के नाम। और ऐसे डेल्टाई भागों में जमी हुई मृदा को क्या कहा जाता है, नवीनतम जलोढ़ के नाम से। खादर प्रदेश का मतलब नूतन जलोढ़, बांगर प्रदेश का मतलब पुरातन जलोढ़, और डेल्टाई भाग नवीनतम जलोढ़ के नाम से जाना। तो भारत में गंगा यमुना जैसे हमने गंगा नदी का डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, तो अनेक जो डेल्टाई भाग पाए जाते हैं वो जलोढ़ के मैदानी भाग का सबसे नवीनतम जलोढ़ के रूप में होते हैं। अब जैसे आपने नाम सुना होगा, भारत के अंदर यहाँ पे बंगाली खाड़ी में गिरने से पूर्व
गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा डेल्टाई भाग का निर्माण किया गया है सुंदरवन का डेल्टा। किसका निर्माण किया गया है? सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। तो ऐसे जो डेल्टाई भाग होते हैं वो भी मैदानी भाग का ही माने गए। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था। आपने पढ़ा भारत का उत्तर का विशाल मैदान कैसे निर्माण हुआ, कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, कितने भागों में बांटा गया है, भाबर प्रदेश क्या होता है, तराई प्रदेश क्या होता है, जलोढ़ का मैदान क्या होता है, जलोढ़ के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, बांगड़ प्रदेश क्या होता है, खादर प्रदेश क्या होता है और डेल्टाई भाग क्या होता है। ये भारत के उत्तर के विशाल मैदानी भाग संबंधित तथ्य थे। अब भारत में मिलने वाली उपजाऊ मृदा के कारण, अच्छी आदर्श दशाओं के कारण, समतल स्थिति के कारण भारत का मैदानी जो भाग है वो जनसंख्या बसाव के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसी कारण से भारत में मानव का कटोरा, भारतीय जनसंख्या कटोरा, भारत में मानव का पालना, मानव की पेटी या जनसंख्या की पेटी भी आप कह सकते हैं। तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास कर रही इस मैदानी भाग में निवास कर रही। तो ये भारत का दूसरा भौतिक खंड था, उत्तर का विशाल मैदानी भाग। तो हमारा टॉपिक जो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।